यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस वालों पर हुई कार्रवाई। सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुआ। पसगवा ब्लॉक की ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी की महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने की कोशिश की गई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस ने मुख्य आरोपी यश वर्मा और ब्रिज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यश वर्मा बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार है। अंदर जा रहे थे रोड गेट से, तो लोग अंदर घुसने नहीं देते थे। हम लोग चल रहे थे बराबर, रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ ली साड़ी, हमको बाहर फेंक दिया। क्यों कर रहे थे सर? उनके घर से कोई चुनाव लड़ रहा था रेखा वर्मा? रेखा वर्मा स्वयं रेखा वर्मा खुद लड़ रही थी? हाँ, सांसद प्रमुखी लड़ रही जी। पसगवा कांड को लेकर पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। सीओ अभय प्रताप मल, इंस्पेक्टर आदर्श कुमार सिंह, इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद सस्पेंड, चौकी इंचार्ज बरवल महेश गंगवार, चौकी इंचार्ज जेबीगंज दुर्वेश गंगवार और उचौलिया चौकी इंचार्ज उग्रसेन सेन को सस्पेंड कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा को लेकर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। यूपी के लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी पर राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे। कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो, इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज में, जिस तरह महाभारत में चीरहरण हुआ था, वही तो पैटर्न बीजेपी के शासनकाल में है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कल होने हैं और 2 दिन से नामांकन के दौरान यूपी के कई जिलों से बड़े बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। अयोध्या में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। सरयू नदी में स्नान करते वक्त एक ही परिवार के 12 लोग डूबे। जो परिवार सरयू की लहरों में डूब गया वो आगरा के सिकंदराबाद से आया था। वो गुप्तार घाट के कच्चे घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी दौरान ये भयानक हादसा हुआ। परिवार के कुल 15 लोग स्नान कर रहे थे, जिनमें से 12 लोग सरयू नदी में डूब गए, जबकि 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया। डूबने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लापता 3 लोगों की तलाश के लिए स्थानीय गोताखोरों और चल पुलिस को लगाया गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी। राज्य विधि आयोग ने बनाया ड्राफ्ट और जनता से मांगे सुझाव। राज्य विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसे वेबसाइट पर डाला है और ड्राफ्ट पर जनता से 19 जुलाई तक सुझाव भी मांगे गए हैं। योगी सरकार नीति लेकर के आ रही है वो कारगर होगी, और इसके अलावा राज्य विधि आयोग भी इस विषय पर एक कानून बना रहा है, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है जनता से आपत्ति या सुझाव के लिए, और 19 जुलाई तक हम लोगों ने सुझाव मांगे हैं। यूपी की जनसंख्या नीति वाले ड्राफ्ट में 2 बच्चों की पॉलिसी पर जोर है। इस नीति को मानने वाले लोगों को सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को दोहराया गया है। कॉमन सिविल कोड, जिसके तहत सभी के लिए समान कानून, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे पहलुओं के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम बनाता है, ताकि तय किए गए सिद्धांतों, सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को लागू किया जा सके। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि वैसे तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बावजूद अब तक उस ओर क्या कार्रवाई हुई किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले की कॉपी भी केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास भेजने का निर्देश दिया है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी के मशहूर केम्प्टी फॉल्स में होने वाली भीड़ को लेकर एबीपी न्यूज की खबर का हुआ है असर। प्रशासन ने केम्प्टी फॉल्स जाने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी है। केम्प्टी फॉल्स में पर्यटकों की बेतहाशा भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी की ये खबर हमने कल दिखाई थी। इसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने तय किया है कि केम्प्टी फॉल्स में अब सिर्फ 50 पर्यटकों को ही जाने की इजाजत होगी। पर्यटक अब केम्प्टी फॉल्स में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे।
आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी केम्प्टी फॉल्स में भीड़ का मुद्दा उठाया गया। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। इस विषय में बात करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हो सकती है और हमारे अंदर इस विषय में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। सरकार ने आगाह किया है कि अगर लोग साधारण एहतियात भी नहीं बरतेंगे तो आने वाले दिनों में हालात एक बार फिर से गंभीर हो सकते हैं। दिल्ली पहुंचा महाराष्ट्र कांग्रेस का झगड़ा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन राउत ने दिल्ली में 10 जनपद पर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा ठीक से सुलझा भी नहीं कि अब महाराष्ट्र में पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खटपट दिल्ली तक पहुंच गई है। ये झगड़ा चल रहा है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री नितिन राउत के बीच। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से शिकायत की तो राउत आज दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से मिले और पूरा मामला सामने रख दिया। नाना पटोले ने नितिन राउत के विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए थे। घरवाले शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे और बेटा आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हो गया। राजौरी एनकाउंटर में शहीद एक जवान आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला है। राजौरी एनकाउंटर में शहीद जवान जसवंत रेड्डी का घर आंसू में डूबा हुआ है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में उनके गांव कोतपेलम को जसवंत की शहादत से गहरा सदमा लगा है। उनके पिता श्रीनिवास और माता वेंकटेश्वर अम्मा गहरे शोक में हैं। इन दिनों वो अपने बेटे की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन आज उनकी शहादत की खबर आई। जसवंत रेड्डी साल 2016 में 17 मद्रास रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 5 साल के समय में ही उन्होंने देश के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ तेज एक्शन। कुलगाम में एनकाउंटर तो बांडीपुर में जिंदा मिलिटेंट गिरफ्तार। घाटी में सेना और पुलिस ने शांति बहाली और आतंक मुक्त करने का प्रण लिया है और इसी को लेकर सेना लगातार मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कश्मीर के बांडीपुरा में पुलिस ने लश्कर के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंट ने अपना नाम मुजम्मिल शेख उर्फ अबू मुआविया बताया है। मिलिटेंट के कब्जे से चीनी पिस्टल, जिंदा कारतूस और गोला बारूद समेत संवेदनशील दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कुलगाम में सेना और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कुलगाम के रेडविनी इलाके में हुई। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग के बाद छुपे 2 से 3 मिलिटेंट मौके से भाग गए। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 83 मिलिटेंटों को मार गिराया है। अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों और गानों को अब नहीं मिलेगी सरकारी मदद। यूपी सरकार ने फिल्म विकास परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरी चिंता जताते हुए ये फैसला किया है। अब ऐसी फिल्मों और गानों को यूपी सरकार की मदद नहीं मिलेगी। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा था और कल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। उनकी सिफारिश पर सीएम ने निर्देश दिया कि अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों को सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। वैसे फिल्मों को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है, लेकिन यूपी सरकार ने तय किया है कि जिन फिल्मों में अश्लीलता नहीं होगी सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। टोक्यो में खाली स्टेडियम में जली ओलंपिक की मशाल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टोक्यो में ओलंपिक के दौरान आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। जिस ओलंपिक का पूरी दुनिया को बड़ा इंतजार था, उस पर आखिर कोरोना का साया पड़ ही गया। ओलंपिक की मशाल टोक्यो पहुंची, लेकिन दर्शकों के बगैर खाली स्टेडियम में जलाई गई। टोक्यो ओलंपिक में स्टेडियम में दर्शकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि टोक्यो में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। ये 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक होगा, जबकि टोक्यो में आपातकाल 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच लागू रहेगा। देश भर में पेट्रोल और डीजल की
बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी एक अनोखा प्रदर्शन किया। लाल रंग की एक कार है जिसे गाय बैल की मदद से खींचने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शन है मोदी सरकार के राज में महंगाई के खिलाफ। हालांकि यहाँ ये गाय जैसे कार खींचने को तैयार ही नहीं है। ये तो हुआ महंगे तेल के खिलाफ धरना। अब देखिए सड़क पर चूल्हा जलाकर खाना पकाया जा रहा है, रोटी सेकी जा रही है। कोलकाता में ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने महंगे तेल और गैस के खिलाफ इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कई इलाकों में राजनीतिक दलों द्वारा जारी है। बंगाल में भी गैस के दाम बढ़ने के कारण ये विरोध हो रहा है और लोगों में गुस्सा फूट रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल 100 रुपए के पार देश के तमाम इलाकों में हो चुका है, राजधानी दिल्ली में भी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी देश भर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है इस महंगाई के खिलाफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इसमें हमने 2013 के मुकाबले में जो प्रति डॉलर बैरल हुआ करता था 117 रुपये होता था, आज $70 प्रति बैरल है, फिर भी रेट बढ़ रहे हैं। मोदी जी की सरकार में 56 रुपये तो पेट्रोल पे वसूला जा रहा है टैक्स। 100 रुपये में से 56 रुपये हम टैक्स में दे रहे हैं। वैसे ही डीजल पे 45 रुपये टैक्स के रूप में दे रहे हैं। जो हस्ताक्षर अभियान चला रही है, आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? चलाना चाहिए क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिससे हर एक जना प्रभावित हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर वही है, तो एक सर्वे टाइप है कि सर्वे कर रहे हैं। ये सच है कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसने कचूमर निकाल दिया है आम आदमी का। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जो है वो पहुंच चुका है, डीजल भी 100 रुपये के करीब पहुंचने वाला है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पर आज मुंबई में वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस वक्त मैं बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जहां पर ये बोर्ड लगा है और यहां पर लिखा गया है कि आज वैक्सीनेशन बंद है। जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण ये वैक्सीनेशन सेंटर, ये और मुंबई महापालिका के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से 95,000 वैक्सीन के डोज मुंबई महापालिका को उपलब्ध हुए थे। उसके बाद मंगलवार को 42,000, बुधवार को 52,000 और गुरुवार को 14,000 वैक्सीन के डोज लाभार्थियों को दिए गए और उसके बाद अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण ये वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद रहेंगे। यूपी में ओवैसी की पार्टी के साथ ओपी राजभर का गठबंधन पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? आज एक तस्वीर ने ये सवाल उठा दिए। सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने आज योगी सरकार के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे बात हुई। ओम प्रकाश राजभर ने हालांकि मुलाकात को शिष्टाचार बताया है। ये समझ लीजिए कि धरती नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा में नहीं जा सकते। तो इस तरह का कोई विषय, राजनीतिक किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक स्वागत सम्मान के नाते हम लोगों ने चाय पी है एक दूसरे से, वैसे ही कुशल क्षेम पूछा। ओम प्रकाश ने कल ही लखनऊ में अपने साथी दल के ओवैसी से मुलाकात की थी। राजा सुहेल देव के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं गाजी। सैयद गाजी ने सन 1034 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 2018 में उनके सिक्योरिटी गार्ड के मौत के मामले को अब दोबारा पुलिस ने खोल दिया है। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब ममता राज की पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की कथित आत्महत्या केस की जांच फिर से होगी। दरअसल शुभेंदु के बॉडीगार्ड की पत्नी ने शुभेंदु पर अपने पति की मौत का आरोप लगाया था। पूरा मामला 13 अक्टूबर 2018 का है, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में परिवहन मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। तब शुभेंदु के बॉडीगार्ड ने कांथी में अपने किराए के मकान में अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। उस वक्त मामले को आत्महत्या बताया गया था। पिछले वर्ष तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन शुभेंदु अधिकारी ने थामा था। उसके बाद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़के ममता बनर्जी को करीब 2000 वोट से परास्त करके इतिहास रच दिया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेगी। मार्च तक पूरी की जाएगी परिसीमन की प्रक्रिया।
जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने आज ऐलान किया कि परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। परिसीमन आयोग के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें रिजर्व करनी होंगी। ऐसा पहली बार होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की है। To add 7 more seats in the UT and ST seats were also to be provided. The Delimitation Act 2002 provides the manner of this process. केंद्र सरकार ऐलान कर चुकी है कि अगले साल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन गुपकार संगठन जम्मू कश्मीर में परिसीमन से पहले प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए शिमला में उमड़ा जल सैलाब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिमला पहुंचकर वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन किए। जेपी नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी शिमला पहुंचकर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। शिमला के बाद वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर रामपुर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां 10 जुलाई को राजकीय सम्मान के साथ वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीरभद्र सिंह का निधन 87 साल की उम्र में हुआ है। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था और पिछले कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।